हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा, सभी पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे। पीएम मोदी आज सुंदरनगर और सोलन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं अन्य पार्टियों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज होगी जारी। कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राज्य में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा आज होगा संपन्न। दौरे के संपन्न होने से पहले राष्ट्रपति रवंगला में तथागत स्थल पर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से करेंगी बातचीत। दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार बनी हुई है जहरीली। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 450 के करीब पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से मास्क पहनने का किया आग्रह। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी। अमेरिका ने की यूक्रेन को अतिरिक्त सुरक्षा सहायता के रूप में लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा। कहा, अतिरिक्त सुरक्षा सहायता के रूप में यह पैकेज यूक्रेन की सर्वाधिक आवश्यक जरूरतों को करेगा पूरा। और सिडनी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप ए के सुपर 12 के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का श्रीलंका से मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं में प्रदेश में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम सुंदरनगर और सोलन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारियां कर रखी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सुंदरनगर पहुंचकर प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं पीएम मोदी की रैली को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की ये रैलियां ऐतिहासिक होंगी। अन्य दलों के नेता भी राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तमाम क्षेत्रीय दल चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के नेता अनुराग सिंह ठाकुर आज ऊना जिले की चिंतपूर्णी विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर जिले के नादौन में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिलासपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टियों के प्रचारक जनसभाओं को संबोधित कर अपने पक्ष में वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे हिमाचल के बाद गुजरात के चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पहले चरण में 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण के तहत 14 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। तो 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव की जो मतों की गिनती होगी वो होगी। और पहले चरण में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव होंगे और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पोरबंदर निर्वाचन क्षेत्र से अर्जुन मोडवाडिया को टिकट दिया है, जबकि राजकोट से हितेश भाई एम्बोरा को उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर मितेश गरासिया झालोद से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा रहे हैं।
मतगणना 8 दिसंबर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज रवंगला में तथागत स्थल पर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया था। और अब बात दिल्ली की जहरीली हवा की। दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। दमघोंटू हवा के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं। हालात ये हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 450 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक 445 दर्ज किया गया है, जो कि काफी गंभीर श्रेणी में है। आईआईटी दिल्ली में PM10 का स्तर 294 और PM2.5 का स्तर 376 दर्ज किया गया। पूसा में PM10 का स्तर 374 और PM2.5 का स्तर 438 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया। तो लगातार दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। PM10 की बात हो या फिर PM2.5 की बात हो, ये लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब के बीच वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल आज से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों की सम विषम योजना लागू करने पर भी विचार कर रही है। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। सरकार ने निजी दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम मोड पर जाने की सलाह दी है। झारखंड में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। आयकर विभाग ने कल भी झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2022 का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर 2022 को किया गया था। परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए परीक्षार्थियों को उनके एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। गुजरात अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासतों की भव्यता के लिए जाना जाता है। हम आपको करवा रहे हैं गुजरात के वाघा बॉर्डर की सैर, जहां कच्छ क्षेत्र के रण में स्थित नडा बेट को गुजरात का वाघा भी कहा जाता है। नडा बेट में आपको प्राकृतिक सौंदर्यता और देशभक्ति की झलक देखने को मिलेगी। देखिए हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य की यह खास रिपोर्ट। आप सब लोगों ने वाघा बॉर्डर का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, बहुत ही उत्कृष्ट एक नमूना है बॉर्डर टूरिज्म का। लेकिन बॉर्डर टूरिज्म में अब एक नया नाम जुड़ गया है, नाड़ा बेट। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये है नाड़ा बेट, जहाँ पे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है और ये है रन ऑफ कच्छ के बीचों बीच। और यहाँ से 24 किलोमीटर बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर टूरिज्म के हिसाब से इसको खास तौर से इसको तवज्जो दी जा रही है। आप बताइए कितना इम्पोर्टेंट है ये जगह। आप यहाँ पे आई हैं, पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये सुई गांव है। सुई गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये सीमा एरिया पड़ता है और यहाँ आप टिकट लेकर आप सीमा दर्शन भी कर सकते हैं
और यहाँ आने का कई तरीका है। आप अगर आ रहे हैं बाई कार आ सकते हैं, बाई बस आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको गुजरात का बाघा भी कहा जाता है जी। और ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बन गया लोगों के लिए। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, तो देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट नाड़ापेट बॉर्डर, जो कि इंडिया पाकिस्तान का आखिरी पॉइंट है। यहाँ के बाद से पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी फेंसिंग की गई है। इस फेंसिंग के बाद भी अगर हम आपको दिखाना चाहें, यहाँ पे 2-3 पिलर्स लगे हैं, सफेद पिलर्स हैं, दूर दूर तक आपको देख पाएंगे। वहां तक भारत की जमीन है, लेकिन वहां तक कोई किसी को जाने की अनुमति नहीं है। नो मैंस लैंड है ये पूरी जगह, लेकिन जो पर्यटक हैं उनके लिए यहाँ तक आने की व्यवस्था की गई है, वो आ सकते हैं। मेरे राइट में अगर यहाँ से चले जाएंगे तो भुज, जो कच्छ का इलाका है, वो होगा। और अगर मेरे यहाँ से लेफ्ट की तरफ अगर मैं दिखाऊं, यहाँ से अगर चले जाएंगे तो राजस्थान शुरू हो जाएगा, राजस्थान का बॉर्डर। तो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस जगह को बनाया गया है। सब फैमिली के साथ घूमने के लिए आए हैं। लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और घूमने लायक अच्छी जगह है। आगे सुईगाम से यहाँ पर आना है। यहाँ सुरक्षा बहुत अच्छी है। आर्मी की वजह से हम लोग शांति से सो सकते हैं, कोई डर नहीं। ये हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसका बहुत धन्यवाद। पहले यहाँ पे आने को नहीं मिलता था, अब यहाँ पे आने को मिलता है। बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर है, पहली बार आए, बहुत मज़ा आ रहा है। हमें गर्व है कि हमारा भारत देश इतना आगे बढ़ गया है। बहुत खुशी है हमें। और ये लोग हमारी सेवा करते हैं, ये जागते हैं और हम सोते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके अंदर एक देशभक्ति की एक अलग एक फीलिंग उमड़ के आती है, क्योंकि झंडा, भारत का झंडा यहाँ पे है। वहाँ से जब आप एंट्री करते हैं तो आपको तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी कुर्बानी हमारे देश के जवानों ने, जो मिलिट्री पर्सनल ने दी है इस पूरे जगह को सेफ गार्ड करने में। यहाँ पर सुमित नौडिया के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, नाड़ापेट, गुजरात। खबर मथुरा से आ रही है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे पीछे से आ रही दूसरी कार भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा है कि अतिरिक्त सुरक्षा सहायता के रूप में ये पैकेज यूक्रेन की सर्वाधिक आवश्यक जरूरतों को पूरा करेगा। इस 400 मिलियन डॉलर की सहायता से यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा, ताकि यूक्रेन को रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ बेहतर बचाव करने में मदद मिल सके। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के रूप में 18.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों को लेकर चीन और रूस पर जमकर निशाना साधा है। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि चीन और रूस ने उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों को हमेशा सही ठहराया है। इन सदस्यों ने उत्तर कोरिया को सक्षम बनाकर उसे सुरक्षा प्रदान किया है। अमेरिकी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों से उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि परिषद के 13 सदस्य उत्तर कोरिया की गैर कानूनी कार्रवाइयों की निंदा करने में शामिल हुए हैं। यूक्रेन का हर शहर करीब 10 महीने से युद्ध की आग में झुलस रहा है। रूस के तेज होते हवाई हमले का यूक्रेन भी करारा जवाब देता नजर आ रहा है। कभी युद्ध का पलड़ा यूक्रेन की तरफ जाता दिखता है तो कभी रूस को युद्ध में बढ़त मिलती दिखती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को एक वीडियो संबोधन में कहा कि पिछले एक सप्ताह में यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के 2 शहरों सोलेदार और बखमुट के आसपास भीषण लड़ाई हुई है। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेनी सेना भी शुक्रवार को 8 ईरानी ड्रोन और 2 रूसी मिसाइलों को मार गिराया। दरअसल हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन के बिजली सुविधा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी सरकार को लोगों से कम बिजली का उपयोग करने की गुजारिश करनी पड़ी है। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में तेल कंपनियों के साथ बातचीत की। जो बाइडेन ने कहा कि उनके प्रशासन में नीतियों को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में तेजी से रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी सकारात्मक संकेत हैं। आपको बता दें कि 8 नवंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 सीटों में से 35 सीटों पर मतदान होगा। साथ ही 39 राज्यों और क्षेत्रीय गवर्नर चुनाव के अलावा कई अन्य राज्यों में भी स्थानीय चुनाव होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत अब तक 20 मिलियन से अधिक लोगों ने इसके लिए पहले ही मतदान कर दिया है। खबर खेल जगत से। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज सिडनी में ग्रुप ए के सुपर 12 के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का सामना श्रीलंका से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड की टीम पहली टीम बन गई है जिसने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में टक्कर अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच है कि दोनों में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल होती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मैचों में 7 अंक के साथ फिलहाल दूसरे स्थान पर है। ऐसे में अगर इंग्लैंड आज का मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ जीत जाती है तो इंग्लिश टीम के भी 7 अंक हो जाएंगे, लेकिन बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी कि इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। जर्मनी में चल रही बैडमिंटन की हॉयलो ओपन प्रतियोगिता में भारतीय बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल के मुकाबले में श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को 21-13, 21-19 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में आज श्रीकांत का सामना इंडोनेशिया के एंथनी सेनुस्का जिनटिंग से होगा। भारतीय रन मशीन विराट कोहली के जन्मदिन पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद उनके फैंस ने न केवल उनका जन्मदिन मनाया बल्कि इस बात की भी दुआ की कि विश्व कप के बाकी बचे मैचों में भी कोहली का बल्ला यूं ही रन बरसाता रहे और विश्व कप का ताज टीम इंडिया के नाम हो जाए। मेलबर्न में मौजूद हमारे सहयोगी अभिषेक महाजन ने कुछ खास प्रशंसकों से खास बातचीत की। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Virat. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! King Kohli! King Kohli, happy birthday! King Kohli! Happy birthday! विराट कोहली का जन्मदिन है, वो 34 साल के हो गए हैं। उनके फैंस कुछ हमारे साथ हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के पास, स्टेडियम के पास एक होटल है, वहाँ पर है। विराट कोहली का जन्मदिन है आज, 34 साल के वो हो गए हैं। कैसे विश करना चाहेंगे? कोहली जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सुपर परफॉर्म कर रहे हैं। इससे अच्छा और स्पेशल बर्थडे क्या होगा कि उनके पीछे 1 बिलियन से ऊपर लोगों की दुआएं हैं और वो हमारे को डेफिनेटली क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 यहाँ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विच वी कॉल इट प्यार से हम जी यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। आप विराट कोहली को कैसे विश करना चाहेंगे? हमने उनकी एक बहुत ही ऐतिहासिक पारी को
अपनी विद वी सो इट विद नेकेड आइज एंड हम इससे ज़्यादा अपने को गर्व नहीं महसूस करते जब से विराट कोहली ने वो 2 छक्के हैरिस रॉफ की बॉल पे लगाए हैं और उसके बाद हमें जो उन्होंने विन दिलाई है, हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। केक लाने का बताइए, किसका प्लान था? केक काटा आपने विराट कोहली के नाम पर और सबसे ज़्यादा आप ही चिल्ला रहे थे, जोश में नज़र आ रहे थे आप। कैसे विश करना चाहेंगे विराट? मैं विराट कोहली को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनके जन्मदिन की, क्योंकि वो इंडिया की एक होप है, एक क्रिकेट टीम के किंग है वो, जो हमेशा हमारे इंडियन सिटीजन्स को ही होता है कि वो एक होप है कि अगर विराट कोहली खेल रहा है तो वो ज़रूर जीतेगा। और रही बात केक की, ये एक हर्टफुल विश है उनके लिए, हम उनके लिए काटना चाहते थे। हमारी फुल टीम, हमारी जो जॉब है, हमारी जो होटल टीम है, वो जस्ट एक जोश के साथ आई थी कि आज हमें विराट कोहली का केक काटना है। इवन हमारे बॉसेस दे वर लाइक कि घर नहीं जाना है, आज पार्टी है विराट कोहली के लिए। कोहली के साथ आप बर्थडे मंथ शेयर करते हो, कैसे आप विराट कोहली को विश करना चाहते हैं? मैं विराट कोहली को कहना चाहूँगी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपका बर्थडे बहुत बहुत अच्छा जाए। जब कभी भी इंडिया जीतती है, कुछ भी हमारा फ्लैग लहराता है, ऐसा प्राउड फील होता है। इवन हम कभी अगर कोई भी चीज़ पा लें या हमारा कोई भी ड्रीम पूरा हो जाए, लेकिन जब इंडिया का झंडा लहराता है, इतनी प्राउड मोमेंट होता है वो कि इट फील्स लाइक वी आर इंडियन। किसने सोचा था जिस तरह वो उनके पिछले कुछ साल गए हैं कि 4 मैच वो वर्ल्ड कप के खेल चुके होंगे और 3 50s उसमें मार चुके होंगे, तो ये तो अनबिलीवेबल सा हो गया। आई थिंक इसीलिए उन्होंने आसमान की तरफ देखा जब इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद, और उनकी आंखों में आंसू था। आई थिंक वो भगवान की तरफ से उनको उनका बर्थडे का गिफ्ट था, और हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं। मेलबर्न में जब पाकिस्तान से हमने जीत दर्ज की थी तो मैंने ये कहा था कि मेलबर्न का मैदान पाकिस्तान से घमासान और जोश में हिंदुस्तान, और अभी भी जोश में हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। विराट कोहली के बर्थडे पर एक फाइनल चेयर कर दें उनके लिए। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, किंग कोहली, किंग कोहली। हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली, हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ विराट कोहली को उनके जन्मदिन पर। और सबको ये उम्मीद है, सबका ये मानना है, सबका ये विश्वास है कि 2007 के बाद टीम इंडिया एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप यहीं पर MCG में जीतने जा रही है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मेलबर्न से अभिषेक महाजन, DD न्यूज़। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।